सो हेलो एवरीवन। क्लास आज जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक वो है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग के बाद इंडक्टेंस है नया टॉपिक हमारा। तो एक नया कंसेप्ट है, इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए क्या है। स्टार्टिंग से देखिए, इन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द अनदर कॉइल इन इट विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल। Electric current can be induced in a coil by a flux change produced by the another coil in its vicinity or flux change produced by the same coil। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस्ड होती है किसी भी कॉइल में, जब इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इस दूसरी कॉइल में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, या फिर उसी कॉइल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपने आप चेंज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दैट मीन्स जितनी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी ईएमएफ के इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से करंट प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। और ईएमएफ को, जैसे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि ईएमएफ को हम लोग बता सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, यानी जितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है उतनी ही रेट से करंट इंड्यूस होती है। ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। देखिए, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही करंट इंड्यूस होगी। जितनी स्पीड से आप फ्लक्स चेंज करेंगे, चाहे पॉजिटिव कम से ज़्यादा ले जाइए फ्लक्स, चाहे ज़्यादा से कम ले जाइए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही करंट इंड्यूस होगी, या जितना फ्लक्स पास हो रहा है कॉइल में उतनी ही करंट प्रोड्यूस हो रही है। सो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक, फॉर अ क्लोजली बाउंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, the same magnetic flux is linked with all the turns. When the flux through the coil changes, each turn contributes to induced EMF. Therefore, a term called flux linkage is used, which is equal to n phi. ये कह रहे हैं कि अगर आपका सिंगल कॉइल का टर्न ना होके, एक कॉइल अगर ऐसी नहीं है, सिंपल ऐसी नहीं है, ठीक है, उसमें n टर्न है, ठीक है, तो जितना फ्लक्स एक टर्न से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सारे टर्न से पास होगा। हर एक टर्न क्लोजली आपस में चिपका हुआ है, तो जितना फ्लक्स आपका एक टर्न से पास हुआ उतना ही n टर्न से पास होगा, यानी कि सारे टर्न कंट्रीब्यूट करेंगे ईएमएफ इंड्यूस करने में। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स चेंज कितना हो गया, n फाई। ठीक है, तो इतने सारे फ्लक्स चेंज की वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर सिंगल टर्न है कॉइल का तो खाली सिंगल कॉइल्स के टर्न से जितना ईएमएफ वो फ्लक्स चेंज हो रहा है उतनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर n टर्न है तो सारे टर्न कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जहाँ पहले फाई इज इक्वल्स टू आप लिख रहे थे फाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू ई रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, अब यहाँ पे आप n फाई करेंगे, क्योंकि अब आपका सिंगल कॉइल का टर्न नहीं है, लंबी कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, तो n फाई इज इक्वल्स टू आई होगा। ठीक है, ये देखिए n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। The constant of proportionality in this relation is called inductance. We shall see that inductance depend upon only on the geometry of the coil and intrinsic material properties. That means आपने ये देखा कि जितना भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कॉइल से जितना आपका फ्लक्स पास होगा उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगी। वो कम होगा तो करंट कम होगी, वो ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगी। दैट मीन्स फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर एक सिंगल कॉइल का छल्ला ना होके पूरी स्प्रिंग की तरह लंबी कॉइल है, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो सारे टर्न्स के थ्रू वो फ्लक्स चेंज होगा, तो टोटल फ्लक्स हो गया n फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह पे आता है एक कांस्टेंट L। This constant is known as inductance। ठीक है, जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये जो कांस्टेंट लगता है वो कहलाता है इंडक्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो
प्योरली प्रॉपर्टी है इस कॉइल की। इसका डिज़ाइन कैसा है, इसका एरिया कैसा है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न कितने हैं, ये पूरी तरह से कॉइल पे डिपेंड करता है। ये देखिए, वी शैल सी दैट द इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड द इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। मतलब कॉइल किस तरह का डिज़ाइन की गई है और किस मटेरियल से बनी है। दिस आस्पेक्ट इज़ अकिन टू कैपेसिटेंस विच इज़ फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन द प्लेट एरिया। जैसे इससे पहले हम लोग कैपेसिटर का पढ़ चुके, कैपेसिटेंस क्या होती है, सी से था। कैपेसिटेंस भी किस पर डिपेंड करती थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना बड़ा एरिया है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, वो उनके बीच का जो फ्लूइड है वो कौन सा मटेरियल है। दैट मीन्स वो भी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करता था कैपेसिटेंस। जस्ट लाइक दैट इंडक्टेंस भी कॉइल की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करता है। This aspect is a capacitance which for depends only on the plate area, plate separation and the dielectric constant of the intervening medium। देख रहे हैं, जिस तरह से कैपेसिटेंस जो है पूरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, उसी तरह से इंडक्टेंस भी जो है वो कॉइल की ज्योमेट्री और उसके मटेरियल प्रॉपर्टी यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियस है स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ ml2 t-2 a-2। अब ये कैसे आई, इंडक्टेंस की जो डायमेंशन फॉर्मूला ये कैसे आया, देखिए। अभी आपने ये देखा कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, ये है इंडक्टेंस। दैट मीन्स इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई अपॉन आई, ठीक है। तो फाई को और क्या ले सकते हैं हम लोग, बी ए ले सकते हैं, तो बी ए अपॉन आई, ठीक है। बी को क्या ले सकते हैं आप, एफ अपॉन, ये ए अपॉन आई अलग कर लीजिए, बी को क्या ले सकते हैं, एफ अपॉन आई एल। ये कैसे आएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी होता है, ठीक है। तो क्यू बी को क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस जितनी चली अपॉन टाइम, ये क्यू अपॉन टी कर लीजिए, एल बी, क्यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, करंट, तो आई एल बी, तो एफ इज़ इक्वल्स टू आई एल बी, यानी बी इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल। तो यहाँ बी की जगह एफ अपॉन आई एल कर दिया, ये ए अपॉन आई अलग हो गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल t-2, ये तो पढ़ा हुआ है, याद होगा। ये करंट है, ये करंट है, करंट का क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, इसका होगा एल, एरिया जो है एल स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो ml2 t-2 और ए भी ऊपर गया तो a-2, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एक स्केलर क्वांटिटी है और इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला है ml2 t-2 a-2, ओके। यही यहाँ पे दिया है, देखिए। Inductance is a scalar quantity. It has the dimension of ml2 t-2 a-2 given by the dimension of flux divided by the dimension of current. The SI unit of inductance is Henry and is denoted by H. It is named in honor of Joseph Henry, who discovered electromagnetic induction in USA independently of Faraday in England. मतलब इसका ये डायमेंशन फार्मूला ये है और इसकी जो SI यूनिट है वो हेनरी है, जो इनके साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखी गई है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। इतना समझ में आ गया, ठीक। इंडक्टेंस मेन देख लीजिए कि जितना कॉइल में, फिर से एक बार देख लीजिए कि जितना कॉइल में फ्लक्स पास होता है उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होती है। को फ्लक्स कम होगा तो करंट कम होगी, फ्लक्स ज़्यादा पास होने लगेगा तो करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यही जो कांस्टेंट है वो कहलाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हु इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द कॉइल एंड द मटेरियल ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है जो कॉइल के डिज़ाइन और मटेरियल पर डिपेंड करती है, जिसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है हेनरी, और जिसका डायमेंशन फार्मूला है ml2 t-2 a-2, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब दो कॉइल्स अगर हैं तो एक कॉइल के फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल में कितना, दूसरी कॉइल के फ्लक्स की वजह से पहली कॉइल में कितना। ठीक है, कंसिडर फिगर 6.15 विच शोज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ईच ऑफ लेंथ L। वी डिनोट द रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड इज बाय R1। ये देखिए दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, एक अंदर है और एक बाहर है। अंदर की रेडियस कम है R1 और लेंथ दोनों की बराबर है L। बाहर की सोलेनॉइड बड़ा है, बड़ी रेडियस का है, उसकी रेडियस है R2, लेंथ उसकी भी बराबर है। अंदर वाली कॉइल में जो है वो N1 टर्न्स हैं, टोटल N1 टर्न्स है, और बाहर वाली कॉइल में टोटल N2 टर्न्स है। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हेन अ करंट I2 इज सेट अप थ्रू कॉइल S2। जब बाहर वाली कॉइल 2 वाली में, बाहर वाली कॉइल में S2 कॉइल में जब हम I2 करंट फ्लो कराते हैं, इट इन टर्न सेट अप अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1। अब I1 में अगर करंट फ्लो करेगी बाहर वाली कॉइल में तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बाहर वाली कॉइल से, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी। तो वो किसके थ्रू भी पास होंगी, जो अंदर वाली कॉइल है, अंदर वाली जो स्प्रिंग है, सोलेनॉइड है, उसके थ्रू भी पास होगी। ठीक है, वो कितनी होगी, φ1। अंदर वाले जितने सिंबल है वो 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर वाले जितने सिंबल है वो 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंदर वाली कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, φ1। द करस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज, अब जो ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसके हिसाब से N1 φ1 इज इक्वल्स टू M12 I2। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को इन्होंने M12 को दिखाया। तो बाहर बड़ी वाली स्प्रिंग में अगर हमने I2 करंट फ्लो कराई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी करंट फ्लो होने की वजह से, यानी कि फ्लक्स पास होगा। और फ्लक्स किसके थ्रू पास भी होगा, जब इसका फ्लक्स बड़ी वाली का है तो ऑब्वियस है छोटी वाली के अंदर से भी फ्लक्स पास होगा। ठीक है, कितना होगा, वो N1 φ1, अंदर वाले के फ्लक्स की बात कर रहे हैं 1 वाले की, तो N1 φ1 इज इक्वल्स टू M12 I2 करंट की वजह से, यानी बाहर वाली कॉइल के करंट की वजह से अंदर वाली कॉइल में कितना फ्लक्स पास हुआ, N1 φ1 इज इक्वल्स टू M12 I2। ठीक है,